बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज वाले लेक्चर में हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। टेंस जो हमें जो है वो हेल्प आउट करेंगे टू डिफ़ाइन हायर ऑर्डर टेंसर्स। ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि हमने दो ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिराइव किए हुए हैं, तो उनसे जनरलाइज करेंगे। ठीक, जब उनको जनरलाइज करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ देयर जनरलाइजेशन जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकेंगे हायर ऑर्डर टेंसर्स। ठीक है, और इसके फिर ये हमें यही चीज़ें हेल्प आउट करेंगी आगे जो है वो सम ऑफ टेंसर्स, यानी कि इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वो डिफ़ाइन करने में है कि सम ऑफ टेंसर्स जो है वो किस ऑर्डर के टेंसर आपस में सम अप हो सकते हैं, और आया का उनका जो सम है वो फिर किस ऑर्डर का टेंसर होगा भी या नहीं होगा। ये चीज़ें सारी हमें इन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज की हेल्प से जो है वो पता चलेंगी। तो सबसे पहले जो है वो देखिए, हमने दो किस्म के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वो स्टडी किए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अगर आप लोगों को याद है तो वो हमने स्टडी किया था, पूरा उसको डिराइव किया है वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए, और एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो हमने डिराइव किया है टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए। सिंपल टेंसर के कंपोनेंट्स के का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर टेंसर, यानी कि जो ज़ीरोथ ऑर्डर है टेंसर उसको हम स्केलर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को जो है वेक्टर कहते हैं, सेकंड ऑर्डर को सिंपली, यानी कि अगर हम सिर्फ टेंसर कहें तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हम डिफ़ाइन करेंगे, इनकी हेल्प से हमें अच्छी तरह सही तरह पता चलेगा कि कैसे है जो है ये जनरलाइजेशन हो रही है ना, कि स्केलर को कैसे हम ज़ीरो ऑर्डर कह रहे हैं, वेक्टर को कैसे फर्स्ट कह रहे हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कैसे आ रहा है, फिर थर्ड ऑर्डर कैसे आ रहा है, फोर्थ ऑर्डर कैसे आ रहा है। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए जो है, क्योंकि हमने एक टेंसर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना पहले, जो है जो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ लीनियर दैट इज़ कॉल्ड अ टेंसर। तो उसी चीज़ को हमने आगे यूज़ करते हुए फिर जो है वो टेंसर के कंपोनेंट्स, उसी टेंसर के कंपोनेंट्स निकाले थे। फिर उन टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए हमने लॉ जो है वो डिराइव किया था। पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए डिराइव किया था, फिर टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए डिराइव किया था। तो जो वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए डिराइव किया था वो ये था, ए आई डैश इज इक्वल टू क्यू एम आई ए एम, यानी कि इफ़ यू हैव अ वेक्टर ए हुज कंपोनेंट्स आर A1 A2 A3, तो ये A1 A2 A3 ए के कंपोनेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, यानी E1 E2 E3। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम कोई प्राइम सिस्टम है, ठीक है, जो कि बताया जाता है कि ये प्राइम सिस्टम अनप्राइम से कैसे आ रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, कितने एंगल से रोटेशन के बाद ये आपको जो है वो आप इस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। तो वो उस सिस्टम में अगर आप चाहते हैं कि इसी वेक्टर के कंपोनेंट्स उस सिस्टम में निकाले जाएं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्राइम बेसिस जो है वो फाइंड किए जाएं, तो हमने देखा था कि फिर हमने सोचा कि हमें ये चाहिए होगा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो जो हमें इसके कंपोनेंट्स जो है वो प्राइम सिस्टम जो है, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो है बताए। फिर हमने वो सारे जो है वो डेरिवेशन की, तो हम जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पे पहुँचे। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाला था ना, जो दो बेसिस को आपस में रिलेट कर रहा था, ठीक है। फिर उसी को यूज़ करके फिर वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकाला था, कि ये हमने डिराइव किया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यू कैन राइट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू ई आई डैश बेसिस, ठीक है। तो ये जो लिखे हुए हैं क्यू एम आई, ये दीज आर द कंपोनेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यू, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यू जो बेसिस को रिलेट कर रहा है, प्राइम्ड और अनप्राइम्ड बेसिस को रिलेट कर रहा है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे ये चीज़, यहाँ ये चीज़ ये यूज़ होते हैं।
तो सिंपली A1 डैश क्या आ जाता है आपका QM1 AM, तो M पे समेशन होता है तो A1 डैश पूरा आपका जो है वो जो भी Q11 A1 प्लस Q21 A2 प्लस Q31 A3, ये A1 डैश आ जाएगा। यानी कि न्यू सिस्टम में, प्राइम्ड सिस्टम में A1 डैश आपका ऐसे निकलता है। फिर इसी तरह जो है वो A2 डैश, इसी तरह A3 डैश, तो तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह फिर हमें पता था कि टेंसर के 9 कंपोनेंट्स हैं, हमने जो ऑलरेडी डेफिनेशन की हुई थी टेंसर की, उन 9 कंपोनेंट्स के लिए हमने ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकाला था, डिराइव किया था। ठीक है, ये सारी जो है वो डेरिवेशन की हुई है। तो अब क्योंकि हमने ये दो देखे ना ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिराइव किए हैं, तो अब हम इस जो है वी आर इन द पोजीशन के हम जो है वो इन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को जनरलाइज कर सकते हैं। और जब इनको जनरलाइज करेंगे तो इस जनरलाइजेशन जब हम करेंगे तो उसकी हेल्प से हमें जो है वो वी आर इन द पोजीशन के वी कैन डिफाइन द हायर ऑर्डर टेंसर्स। ठीक है, यानी कि वेक्टर हो गया, फिर टेंसर हो गया। अब यहाँ पे टेंसर जो है वो फिर बताएंगे कि ये किस तरह, ये सिंपल टेंसर को हम सेकंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं। फिर इस तरह जब इसको जनरलाइज करेंगे यानी कि देखिए ना, वेक्टर से, वेक्टर के कंपोनेंट से इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पे आए, फिर इससे आगे लिखेंगे तो फिर वो हम देखेंगे कि खुद ब खुद जो है वो यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। वो देखेंगे कैसी चेंजिंग आ रही है। तो ये एक जो है वो दूसरा तरीका है। दिस इज़ नाउ अल्टरनेटिवली जो है वो वी विल डिफाइन के टेंसर जो है वो कैसे हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इस मेथड में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉज की बात कर रहा हूँ कि ये जो मेथड हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉज वाला पढ़ रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं ये रिलेट करेंगे कंपोनेंट्स, टेंसर के कंपोनेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। तो हम जो है वो फ़िलहाल कार्टियन जो है रेक्टेंगुलर कार्टियन कोऑर्डिनेट्स पे ही जो है वो अपने आप को महदूद रखते हैं। तो उसमें हम जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो अलॉन्ग जो है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस ले लेते हैं, उनको बेस वेक्टर्स ले लेते हैं। E1 E2 E3 जो हैं वो E1 X1 E2 अलॉन्ग X2 और E3 अलॉन्ग X3 एक्सिस ले लेते हैं। और डिफ़ाइन करते हैं कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। कि अब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर्स के जो टेंसर्स हैं उनके कार्टियन कंपोनेंट्स को जो है वो इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वो हम देखें अब कैसे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ये बड़ा जो है वो आसान सा तरीका है। ये डेफिनेशन में लिखी है, मैं नीचे देख के ना फिर आपको ये वापस बताता हूँ कि ये रैंक और ऑर्डर का क्या मतलब निकल रहा है। ये देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये दो तो आपने वेल नोन हैं, ये हमने डिराइव किए हैं। ए डैश इज इक्वल टू दिस एंड टी आई जे डैश इज इक्वल टू दिस। ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर। सिंपल जो टेंसर कहते थे ना, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। अब ये फर्स्ट और सेकंड कैसे है, ये मैं जो डेफिनेशन लिखी है बात करते हैं अभी। रैंक और ऑर्डर, मैं बार बार ऑर्डर का नाम ले रहा हूँ ना, उसके बाद और रैंक भी कहते हैं। और ये ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ फ्री इंडिसेस प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अंदर जितने भी फ्री इंडिसेस हैं ना, उनको काउंट करें तो जो नंबर आता है दैट इज़ कॉल्ड रैंक और ऑर्डर ऑफ दैट टेंसर। अब जिसको हम वेक्टर को मैंने फर्स्ट ऑर्डर कहा ना, कैसे फर्स्ट ऑर्डर का, ये इक्वेशन है मेरे पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ फ्री इंडिसेस कितने हैं। अब आप देखें तो एक ही फ्री इंडेक्स है, एक ही फ्री इंडेक्स है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो इसी तरह अगर मैं इस पे जाऊँ तो इस पे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखना चाहें कि कितने जो है वो फ्री इंडिसेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ओनली 2 फ्री इंडिसेस। कौन कौन से, आई और जे। तो इट मीन्स दैट इसको मैं कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर टेंसर, इस सेंस में है कि इसमें 2 फ्री इंडिसेस हैं और इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, तो इसको सेकंड ऑर्डर कह सकता हूँ। अब जब मैंने फर्स्ट कह दिया, सेकंड कह दिया, इसका मतलब अब मैं ऊपर जा सकता हूँ,
थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, जितना ऑर्डर भी टेंसर का हो मैं जो डिफाइन करना चाहूँ। तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट कहा तो पीछे भी तो होगा ज़ीरोथ ऑर्डर। अब वो क्या चीज़ है? अब जिस तरह जो तरतीब बन रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर को मैं वेक्टर कहता हूँ, तो पीछे जाऊँगा ना ज़ीरोथ ऑर्डर, तो वेक्टर से पीछे एक चीज़ है स्केलर। तो स्केलर को जो है वो मैं कहता हूँ दैट इज़ आर ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर। वो सिंपली फिर क्या होता है, अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा। यानी इसमें देखें ना, इसमें देखें तो एक फ्री इंडेक्स है, इसमें देखें तो दो फ्री इंडेक्स हैं, अभी मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा। तो इसमें देखें तो कोई फ्री इंडेक्स नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीछे आ गए हैं, ज़ीरो फ्री इंडेक्स होने चाहिए। तो इसका मतलब डैश और अनडैश इक्वल है, यानी कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, स्केलर है, वो जो है उसमें कोई फ्री इंडेक्स नहीं होता। अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा वो नोटेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, स्केलर की नोटेशन के लिए, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा। यानी ये प्राइम सिस्टम में भी इसकी वही वैल्यू है और अनप्राइम सिस्टम में भी इसकी वही वैल्यू है, तो ये चेंज नहीं होता। तो उसको बोलते हैं स्केलर, उसको बोलते हैं ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर। होता वो भी टेंसर है, बट दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर, वो चेंज नहीं होता। तो इसके नीचे एग्जांपल भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंज ना होने का क्या मतलब है, कि अगर स्केलर हो वो चेंज ना होने का क्या मतलब है। यहाँ से तो नज़र आ जाता है ना, ये जब इससे हम देखें ना वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए, तो अगर A1 डैश निकालें तो वो चेंज हो के आ जाता है, A1 और होगा, A1 डैश और निकल आएगी उसकी वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये चेंज हो गया है। इसी तरह A2 डैश, A3 डैश, और ये स्केलर के चेंज ना होने का क्या मतलब है, इसको भी जो है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इसी तरह अब हम थर्ड ऑर्डर पे जाएं, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है 3 फ्री इंडिसेस होने चाहिए। तो जब 3 फ्री इंडिसेस होने चाहिए, तो ये देखें ना, क्यूज़ को हम इस तरह इसमें देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है उसका कोई कंपोनेंट नहीं है। इसमें देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कंपोनेंट्स आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कंपोनेंट, लेकिन एक टर्म में एक ही आ रहा है। ठीक है ना, क्यू अकेला है ना, तो हर जो भी टर्म आएगी एक डिस्कशन के अंदर उसमें एक ही कंपोनेंट आएगा अकेले। इसमें अगर देखें तो हर टर्म के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो इसी तरह अगर हम इसके अंदर हायर ऑर्डर की तरफ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि हम जो है वो देयर शुड बी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो है वो 3 कंपोनेंट्स जो है वो इसमें आएंगे। तो देखिए 3 लिख दिए, डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 और 3 ही फ्री इंडिसेस। तो इस तरह ये जो है वो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर टेंसर। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर। ये ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर है, इसका एक ही कंपोनेंट भी इसका एक ही होता है। ठीक है, ये भी जो है वो मैं बताता हूँ कैसे जो है वो एक ही है। वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने का भी जो है वो फार्मूला है। तो इन दिस वे यू कैन डिफाइन हायर ऑर्डर टेंसर। ये देख लें कि ये हम कैसे जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज का जो है हमें फ़ायदा हो रहा है कि इनकी हेल्प से जो है वो वी कैन डिफाइन हायर ऑर्डर टेंसर्स। यानी कि सबसे पहले जो है हमें पता है स्केलर क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, वेक्टर भी पढ़ा है कैसे होता है। फिर अभी हमने जो है वो देखा था कि टेंसर को हमने एक तरीके से डिफ़ाइन किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, बट इन दैट केस वी हैव डिफाइंड ओनली सेकेंड ऑर्डर टेंसर। इधर देख लिया हमने कि वो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर टेंसर को डेफिनेशन बताता ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें उधर पता चल गया था कि ये हमने जो टेंसर डिफ़ाइन किया ये इसके 9 कंपोनेंट्स हैं, वो हमने देखे थे कि ऐसे 9 कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वो डिराइव किए, वहाँ पे जो है ना वेक्टर और सेकेंड ऑर्डर टेंसर के हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिराइव किए हैं, वो डायरेक्ट नहीं लिखे। फिर जब ये डेरिवेशन आ गई 2 की, तो फिर हम इनको जनरलाइज़ किया। जैसे हमें इसकी जनरलाइजेशन आ गई, तो हम जो है वो इस पोजीशन में हो गए, हम किसी भी ऑर्डर के टेंसर को बता सकते हैं। ठीक है, कि अगर जो है वो 10th ऑर्डर टेंसर है तो उसको इस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। देन वी विल से दैट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ 10th ऑर्डर टेंसर। अब नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कैसे पता चलते हैं? नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स का जो फार्मूला है वो ये है
कि जो आपकी ये जो वेरिएशन होती है ना, ये जो इंडिसेस की, ये जो है वो कहाँ तक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ फ्री इंडिसेस कितने हैं। इन जनरल अगर आपको ना बताया जाए कि वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, तो हम यूजुअली वेरिएशन लेते हैं 1 2 3 इन इंडिसेस की। ये जो इंडिसेस लिखे हुए हैं सारे 1 2 3, लेकिन अगर बता दिया जाए कि ये भाई इंडिसेस यहाँ तक वेरी कर रहे हैं, तो फिर वो उसी को फॉलो करना पड़ता है। नहीं बताया जाएंगे 3 अगर चेंज हुए तो बता दिया जाए क्या इनकी वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक है, कितनी है वेरिएशन। तो इन जनरल 3 है, तो फार्मूला होता है 3 पावर n। अब n क्या है, n यहाँ पे ऑर्डर है, रैंक है टेंसर का, कि कितने नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस होते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं आप 5th ऑर्डर, चलो छोटे से शुरू करते हैं, 0th ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो 3 की पावर क्या आएगी 0, 3 की पावर 0 क्या होता है 1। तो इट मीन्स दैट स्केलर मस्ट हैव 1 कंपोनेंट, वो जो बस एक ही है। आपको पता है स्केलर का एक ही कंपोनेंट होता है। और वेक्टर के कंपोनेंट्स इन जनरल 3 पावर 0, सॉरी 3 पावर 1, 3 होते हैं ना, आपको पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 पावर 1 होगा, क्योंकि और 1 कैसे, सॉरी 3 पावर 1 कितना आ जाएगा, 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे वेक्टर के। वो 3 कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है जी, नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस कितने आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, तो 3 की पावर कितना हो जाता है 1 = 3, 3 ही कंपोनेंट्स वेक्टर के आ जाते हैं, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह सेकंड ऑर्डर पर जाएँ 3 पावर 2 9 कंपोनेंट्स, थर्ड पे जाएँ 3 पावर 3 27, इसी तरह 3 पावर 4 81, 5 करेंगे 243। तो ये यानी कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा वो उसके नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बट फार्मूला वही है 3 फिर उसकी पावर, यानी कि बेस में 3 है और एक्सपोनेंट जो है वो नंबर ऑफ़ फ्री इंडिसेस हैं। अब ये 3 कहाँ से आए वो मैं बता रहा हूँ कि ये वेरिएशन है इंडिसेस की। अगर ना बताया जाए तो 3 लेते हैं, अगर कोई उन्होंने चेंज करनी हो तो फिर वो बताते हैं कि वेरिएशन जो है वो इतनी है, ठीक है। अदरवाइज़ इन जनरली जो है हम 3 ही उसको डिस्कस करते हैं, अगर नहीं लिखी हुई तो 3 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि जो प्राइम्ड हैं वो बता रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू डैश बेसिस हैं, और जो अनप्राइम्ड विद रिस्पेक्ट टू ई आई हैं, और ये वही रिलेशन है, यानी ये जो क्यू है वो अर्थनल ट्रांसफॉर्मेशन के ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इस क्यू के जो है वो कंपोनेंट्स हैं अर्थनल ट्रांसफॉर्मेशन के। तो जिस स्केलर के लिए जो है वो एक एग्जांपल लिखी हुई है, आपको पता है ना कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर नंबर होता है, स्केलर होता है ना डिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस जो है, कहते हैं जो है वो 2 मीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, जितने वो जो उसकी यूनिट है साथ। तो एक नंबर सिंगल नंबर होता है, उसको आप जो है वो डिस्टेंस के सिंगल नंबर से डिनोट करते हैं और कहते हैं ये जो है वो स्केलर है। तो अब देखें हम कहते हैं ये चेंज नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को तो फॉलो करेगा लेकिन चेंज नहीं होगा। अब कैसे चेंज नहीं होगा वो देखते हैं। सपोज आपने 2 पॉइंट्स लिए ना P1 और P2, इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो फार्मूला है सिंपल, उस क्या आ जाता है 2√3, ठीक है जी। तो जब 2√3, अब हमने देखना ये डी, ये डिस्टेंस कैसे लिख रहे हैं, डी से लिख रहे हैं, स्मॉल डी से। इसको देखेंगे हम फाइंड करते हैं डी डैश। डी डैश कैसे आएगा, हमारे पास प्राइम सिस्टम होना चाहिए। प्राइम सिस्टम कैसे आएगा कि हमें पता होगा कि अनप्राइम से हम प्राइम कैसे जा रहे हैं। तो जो रोटेशन लेते हैं, सपोज ये है वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट x3 एक्सिस एंड विद एन एंगल π/2। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हमने पढ़े हैं उससे हम ये देखते हैं, ये x1 x2 x3 है ना P1 का, इस तरह P2 का x1 x2 x3 है। तो ये हमने P1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन प्राइम्ड सिस्टम एंड P2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन प्राइम्ड सिस्टम। तो वो प्राइम्ड सिस्टम में जब इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर उस जो है वो सिस्टम में हम फिर डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का पॉइंट्स का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्राइम सिस्टम है उसको हम कैसे जो है वो अचीव कर रहे हैं, व्हेन वी आर रोटेटिंग अबाउट x3 एक्सिस विद एन एंगल π/2। तो ये वो लिखा हुई है जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, x1 डैश इसके इक्वल होता है x2 डैश x3 डैश इसके इक्वल होता है जो अबाउट x3 एक्सिस हो विद एन एंगल थीटा, इन जनरल लिखा हुआ थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे। तो ये देखें पहले P1 के लिए करते हैं, वो π/2 आ गया उसकी जगह पे, इसकी जगह π/2 और π/2, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो x2 क्या है यहाँ पे 3, तो x1 डैश क्या आ गया 3। इसी तरह x2 डैश क्या आ गया, ये हो गया 1,
तो -x1, तो x1 कितना है 2, तो -2 आ गया। तो इसी तरह ये आ गया 0 प्लस 0 हो गया ना, x2 डैश क्या आ गया -2, और x3 डैश इज इक्वल टू, ओहो यहाँ पे x3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए x3, ये गलती से जो है वो x1 लिख गया हूँ, x3 डैश इज इक्वल टू x3, ठीक है। इसकी करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा, ये जो है वो गलती हो गई मुझसे। x3 डैश इक्वल टू x3, तो x3 कितना है 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए फिर नए सिस्टम में इसके 3 - 2 4, x1 डैश, x2 डैश एंड x3 डैश, ठीक है। अब हमने P2 निकालना है। P2 निकालने के लिए सॉरी P2 के यानी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्राइम सिस्टम में निकालने हैं, वही तरीका है, इसमें कोई वो नहीं है। वो आ जाते हैं 90 पुट करें ना, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे 90 होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो x2 यहाँ P2 का x2 क्या है, P2 का x2 है 5, तो x1 डैश 5 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो x2 डैश यहाँ पे आता है -x1, तो P2 का x1 क्या है, P2 का x1 है 4, तो x2 डैश आ जाएगा -4, और x3 डैश वापस आपका x3 रहेगा, तो इट इज़ 6, तो x3 डैश 6, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 - 4 6। अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं P1 और P2 का। ये P2 है लेकिन ने में है, ये P1 और ये P2 ने उसमें, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 वो प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस 6 - 4। अब इसको करें तो ये आता है, इसको सॉल्व करें तो आपके पास यही आ जाएगा d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू d डैश इक्वल टू 2√3, तो वो जो आपका d है। अब आपने देख लिया कि हमने सिस्टम को रोटेट करवाया, नया सिस्टम आया, प्राइम सिस्टम आ गया, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज हुई, पहले भी 2√3 थी, बाद में भी 2√3, ये वही अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा, डी इज इक्वल टू डी, ये चेंज नहीं होता। अब ये तो हमने एक जो है वो ली थी ना π/2, अब कोई भी रोटेशन ले लें, किसी भी एंगल से ले लें, ये नहीं चेंज होने वाला। ये नहीं कि आप सिर्फ π/2 से ही ये रिज़ल्ट वैलिड होगा, नहीं, ये फॉर एनी थीटा जो है ये रिज़ल्ट वैलिड होगा। रिज़ल्ट वैलिड होने का मतलब ये है कि डी इज इक्वल टू डी प्राइम ही रहेगा फॉर एनी थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं कोई भी थीटा लेके, ये मैंने लिखी हुई है 3, आप कोई भी ले लें, इसने चेंज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है ना, स्केलर है। तो ये अल्फ़ा डैश इक्वल टू अल्फ़ा हमने जो है वो इसके पीछे जो है वो पूरी थ्योरी है, हमने डिराइव की होती है, ये चेंज नहीं होगा, तो आप चेक कीजिएगा इसको। अच्छा, अब यही लॉज जो है हमें हेल्प करेंगे 3 किस्म के जो है वो रूल्स डिफ़ाइन करने के लिए, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और क्वोशंट रूल। ये हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट रूल सही जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेकिन अभी जो है वो वैसे मैं एक थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि 2 टेंसर के सेकेंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स लेके जो है वो देखता हूँ कि उनको सम करता हूँ कि वो रिज़ल्ट क्या बनता है, कि जो रिज़ल्ट आता है वो कोई टेंसर आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो किस ऑर्डर का आता है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि Sij एंड Tij आर कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू टेंसर्स, एनी टू सेकेंड ऑर्डर टेंसर लिखना चाहिए था, एनी टू सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स। चलिए वो तो नज़र आपको आ ही रहा है कि Sij Tij सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स की होंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं। तो ये किस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करेंगे, इस किस्म का और इस किस्म, S डैश Ij इज इक्वल टू दिस एंड T डैश Ij इज इक्वल टू दिस। अब मैं इनको असल में सम करना चाहता हूँ कि सम करूँगा तो फिर क्या होगा। चलो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, लेफ़्ट पे ऐड किया तो ये आ गया, राइट पे ऐड किया तो ये आ गया। अब ये देखें एक जैसे हैं। अब यहाँ पे मैंने mn लिखा है ना, यहाँ पे अगर कुछ और भी लिखेंगे तब हमारा भी वो एक ही मतलब निकलेगा, यानी कि यहाँ पे Ij तो लिखना है ना, Ij की भी एक वजह है लिखने की, ये ज़रूरी है, Ij लिखना ज़रूरी है, Ij के अलावा फिर आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी एग्ज़ाम्पल चलिए नेक्स्ट लेक्चर है वो पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर Ij के अलावा किसी और को ऐड करने की कोशिश करूँगा ना, फिर मैं बताऊँगा कि गलती कहाँ पर आ जाती है, फिर गलती कहाँ आ जाती है। तो अब ये अगर यहाँ पे mn ना लिखे ना, आप कोई और 2 इंडिसेस लिख दें तो फिर भी आप उनको वापस चेंज कर सकते हैं mn में, क्योंकि उनका मतलब एक ही होगा, रिज़ल्ट यानी मतलब ये उनका मतलब ये है कि रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लिखे ना, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, SMN प्लस TMN,
तो अगर इसको मैं WM से लिखूँ सम को, तो डैश को W' से लिख सकता हूँ। अब ये मेरा जो रिज़ल्ट है ना, ये आ जाता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर के लिए, यानी कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, W कंपोनेंट्स जो हैं, ये बताते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर टेंसर, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए है। यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स होते हैं वो इस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो अगर आपके पास सेम ऑर्डर के टेंसर हों तो उनका जो सम है वो भी उसी ऑर्डर का जो है वो टेंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद इस एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और क्वोशिएंट रूल पे मज़ीद जो है वो डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल। ठीक है, आज का जो है वो लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच।